रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मलिका रोज की तरह अपना सब्जी का ठेला लेकर गलियों में सब्जी बेचने के लिए निकलती है और आवाज लगाते हुए कहती है, आलू, कांदा, भिंडी, टमाटर ले जाओ सब्जी यहाँ आकर। मलिका की ताजी सब्जी खाओ, झंड जिंदगी को झिंगालाला बनाओ। ओ मेम साहब आ जाओ, ताजा टमाटर ले जाओ। वो सब्जियां बेचते हुए जा ही रही होती है। तभी आगे मोहल्ले में एक ढलान वाली सड़क आती है और वो ठेले को पूरा दम लगाकर खींचते हुए ढलान वाली सड़क से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन ढलान ज्यादा होने के कारण ठेला उससे संभलता नहीं है और उसके हाथ से छूटकर आगे बढ़ता रहता है। तभी सामने से आ रहा रोहित तेजी से आ रहे ठेले से ठुक जाता है और ठेला भी वहीं रुक जाता है। तभी मलिका दौड़ती दौड़ती वहाँ जाती है और कहती है, आएगा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? ना कुछ तो हुआ नहीं, बस जहाँ नहीं लगनी चाहिए थी वहाँ बड़ी जोरों की लग गई। ओ साहब, मैं तुमसे नहीं अपने ठुमरू से बात कर रही है। ठुमरू, तुझे कहीं लगी तो नहीं? टूट फूट तो नहीं हुई ना? ठुमरू? कौन ठुमरू? ठुमरू मेरा ठेला, और कौन? इतनी ढलान से तेजी में नीचे आया, कहीं इसका अंजर पंजर ढीला हो गया हो तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ। ठुमरू, तेरे को कहीं लगी तो नहीं ना? पूछ तो ऐसे रही है जैसे ठेला अभी बोलेगा, भाई का मालकिन मई एकदम झकास है। बताओ, जिसको लगी है उसकी तरफ तो ध्यान भी नहीं दे रही और इस खटारे ठेले से पूछ रही है, ओ सब्जी वाली क्या है? अरे चिल्ला क्यों रही हो? बहरा थोड़ी हूँ। मैं तो कह रहा था वो ये टमाटर कैसे दिए? बोरी में दिए थे मंडी वाले ने, फिर मैं इसको ठेले पे सुला कर लाई है। ये दिमाग से एड़ी मालूम होती है। क्या मतलब? मजाक कर रही थी साहब। 50 रुपए किलो दिए हैं टमाटर। ऐसा करो, 1 पाव कर दो। खाली 1 पाव? काय को कड़की कर रहे? काय को इतना चिंदीपन कर रहे हो? कम से कम आधा किलो तो ले लो ना। बात तो ऐसे कर रही है जैसे मुझे कब से जानती हो, फिर भी सुनने में अच्छा लग रहा है। ले लेता हूँ आधा किलो टमाटर। ठीक है, तोल दो। मलिका उसे टमाटर तोल कर पकड़ा देती है और वहाँ से ठेला लेकर चली जाती है और रोहित हाथ में टमाटर की थैली पकड़े उसे देखता रह जाता है। समय बीतता है। एक दिन मलिका सब्जी बेचते हुए रोहित के मोहल्ले में आती है और रोहित हॉल में बैठा फोन चला रहा होता है। तभी उसकी माँ रबड़ी हाथों में बेलन लिए वहाँ आती है और कहती है, ओ नालायक, यहाँ से उठने का कष्ट कर और जाकर बाहर से सब्जी लेकर आ। मतलब मेरी छुट्टी क्या घर का राशन और सब्जी लाने के लिए होती है? मैं बिजी हूँ, खुद ले आओ। सब्जी लेने चांद पर नहीं जाना, 4 कदम चलकर गली में जाना है। मैं अभी रोटियां सेक रही हूँ, इसलिए तुझे कहा है। माँ, नो मीन्स नो, इसीलिए जबरदस्ती सब्जी लाने का काम मुझे मत दो। ठीक है नालायक, मर तू यहीं, मैं ही ले आती हूँ। जिसके बाद रबड़ी थैला लेकर बाहर जाने लगती है। तभी मलिका की आवाज आती है, आलू, कांदा, भिंडी, टमाटर ले जाओ सारे यहाँ आकर। मलिका की ताजी सब्जी खाओ, झंड जिंदगी को झिंगालाला बनाओ। ये तो उसी सब्जी वाली की आवाज है जिसके सब्जी के ठेले से मैं ठुक गया था। माँ रुको, मैं लाता हूँ सब्जी। अरे पर अचानक रबड़ी आगे बोलने जा ही रही होती है कि तभी रोहित फटाक से थैला लेकर बाहर निकल जाता है तो देखता है कि सभी पड़ोसनी मलिका के ठेले पर खड़ी सब्जियां ले रही हैं। तभी वो भी उनके बीच जाता है और उसे देखकर मलिका कहती है, अरे टमाटर वाले साहब, आप इधर? टमाटर वाले साहब, रोहित, तूने टमाटर का धंधा शुरू किया है क्या? लेकिन रबड़ी बहन ने तो कुछ भी नहीं बताया। अरे आंटी, आपको हर बात जानने की खुजली होती है। सब्जी लो और जाओ ना। बड़ा बदतमीज होता जा रहा है तू। तेरी माँ को शिकायत करनी पड़ेगी। ए भाजी वाली, कितना हिसाब हुआ तेरा? ये सारी सब्जियाँ और पुदीने का जोड़कर 350 हुए। अच्छा, अभी तो मेरे पास 100 रुपए ही हैं, बाकी उधार मैं कल दे दूंगी। ओ आंटी, मलिका ये उधार का झंझट नहीं पालती। अपना तो एक ही असूल है, नगद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको। इसीलिए पैसा तो अभी देना होगा। सब्जी से ज्यादा तो तुम सब्जी वालियों के भाव बढ़े रहते हैं। लाती हूँ घर से पैसे। इतना कहकर वो मुंह चिढ़ाती हुई घर को चली जाती है। तभी मलिका रोहित की तरफ देखती हुई कहती है, बोलो ना साहब, क्या चाहिए तुमको? जो तुम प्यार से दे दो। क्या बोला? वो ये सारी सब्जियाँ 1-1 किलो तोल दो। अरे नालायक, सब्जी खरीद रहा है या उगा रहा है? कौन से जन्म में आएगा? आ रहा हूँ माँ, पैसे तो दे दूँ।
अच्छा मलिका, मैं चलता हूँ। हो साहब। इतना कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। अब जब भी मलिका ठेला लेकर रोहित के मोहल्ले में आती, तो रोहित जरूरत ना होने पर भी उससे सब्जियां खरीदता। एक दिन वो उसके मोहल्ले में ठेला लेकर घूम रही होती है। तभी रोहित का पड़ोसी आकाश मलिका को देखकर गाता है, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। उसे ऐसे मलिका को लाइन मारते हुए रोहित और आकाश की पत्नी आरती भी अपने दरवाजे से देख रही होती है। तभी आरती कहती है, अजी सुनते हो, उड़ना हो जाए तो धरती छू लो, सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेगा तुम्हारे चमन में। अरे सब्जी पर ध्यान दो, सब्जी वाली पर नहीं। अरे मैं तो सब्जी ले रहा हूँ मेरी जान, हर जगह टपक जाती है। मलिका जरा 2 किलो मटर तोल देना। ये साला आकाश नहीं सुधरेगा। शादी का लड्डू खाकर भी इस कमीने को शांति नहीं है। अब ये हटे तो मैं मलिका के पास जाऊँ ना। तभी कुछ देर बाद आकाश के जाते ही रोहित मलिका के ठेले के पास आता है और उसके ठेले से एक फूल गोभी उठाकर सड़क पर ही अपने घुटनों पर बैठकर कहता है, मलिका, तुम्हारी ठेले की सब्जी खाकर मैं तुम्हारा इतना दीवाना हो गया कि अब तो बैंगन और लौकी में भी स्वाद आने लगा है। इस फूल गोभी की कसम, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर फूलों की तरह सहेज कर रखूंगा। इस फूल गोभी को स्वीकार कर मेरी झंड पड़ी बासी जिंदगी को ताजगी देकर झिंगा लाला कर दो। क्या साहेब, मेरे ठेले की फूल गोभी से मेरे को ही प्रपोज कर डाला, पर आपका ये ताजा ताजा प्रपोजल ना मलिका को एकदम झकास लगा। तू मेरा टमाटर, मैं तेरी आलू, अब होगा अपन के बीच में प्यार चालू। इतना कहकर मलिका और रोहित एक दूसरे के गले लग जाते हैं और कुछ दिन बाद मंदिर में शादी कर रोहित उसे घर ले आता है, जहां आरती भी मौजूद होती है। रबड़ी अपने बेटे के साथ मलिका को देखकर कहती है, ओ नालायक, ये कौन है? मैं मलिका। मलिका? कहाँ की मलिका? मेरे दिल की माँ, मैं आपकी बहू लाया हूँ, इसका स्वागत तो करो। क्या कह रहे हो रोहित, तुमने एक सब्जी वाली को रबड़ी आंटी की बहू बना दिया? ये लड़की सब्जी वाली है, मतलब ये सब्जियां बेचती है। वाह रे मेरी नालायक औलाद, कोई और नहीं मिली जो सब्जी वाली को ही पटा लाया। तेरी इस हरकत पर ना तेरा स्वागत नहीं, सुताई होनी चाहिए, वो भी चप्पलों से। अरे माँ, इसमें आपका ही फायदा है। अब देखो सब्जियाँ कितनी महंगी हो रही हैं, पर आपकी तो बहू ही सब्जी वाली है, जिसकी सब्जी मंडी में अच्छी खासी पहचान है। तो बस जिंदगी भर कम दाम में ताजी ताजी सब्जियाँ मिलती रहेंगी। रबड़ी रोहित की बात समझ जाती है और आरती उतारकर मलिका का स्वागत करती है। शादी के बाद भी मलिका सब्जियां बेचने जाया करती। एक रात को जब सब खाना खाकर सो जाते हैं, तभी किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है और तीनों हॉल में आते हैं और रोहित उबासी लेते हुए दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ी जानकी दरवाजे की जगह रोहित के मुंह पर ही मारती है और रोहित बोलता है, अरे आंटी, ये दरवाजा नहीं, मेरा मुंह है। अरे तू परे हट, तेरी लुगाई कहाँ है? अरे मलिका, जरा आधा किलो प्याज तो तोल दे। वो क्या है ना, बाजार से लाना मुझे याद नहीं रहा और बिना प्याज की सब्जी इन्हें भाती नहीं। मैंने सोचा सुबह सुबह सबको जल्दी होती है तो अभी ही ले आती हूँ। हाय दैया, मतलब तू सुबह 8 बजे नहीं आ सकती, लेकिन आधा किलो प्याज के लिए रात के 2 बजे मेरे घर का दरवाजा जरूर पीट सकती है। कोई बात नहीं सासू माँ। आंटी आप रुको, मैं अभी प्याज तोल के लाती है। बहू, सासू माँ भड़को नक्को, ग्राहक को अर्जेंटली सब्जी चाहिए तो देनी पड़ेगी ना। तभी मलिका थैले में प्याज लेकर उसे दे देती है और वो पैसे देकर निकल जाती है। तभी रबड़ी कहती है, मतलब सब्जी वाली मेरी बहू क्या हो गई? ये पड़ोस ने तो आधी आधी रात को मुंह उठाकर खरीदारी करने चली आती है। बहू, अब से तेरा सब्जी बेचना बंद। वैसे भी मुझे तेरा ये ठेला लगाकर गलियों में भटकना पसंद नहीं। पर सासू माँ, ऐसे कैसे मैं अपना सब्जी बेचने का धंधा बंद कर देगी? हाँ, आपको पता भी है कितने मोहल्लों में मेरे ठेले से सब्जी जाती है, क्योंकि मैं कभी भी ना सड़ी गली सब्जी नहीं बेचती है, हमेशा एकदम फ्रेश सब्जी। मेरे पास एक आइडिया है मलिका, तुम सब्जियों की दुकान खोल लो, इससे तुम्हें ठेला लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी और तुम अपना काम भी चालू रख पाओगी। हाँ, ये सही है। जिसके बाद मलिका एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर अपना सब्जी बेचने का काम चालू करती है। यार मुझे घबराहट हो रही है,
सब अच्छे से हो जाएगा या नहीं? अरे यार डोंट वरी, सब अच्छे से होगा, तू कर लेगी। प्रीति तू सच बोल रही है ना? मैं अच्छे से उस लड़के का रोल कर लूंगी। आई एम डैम श्योर तू बहुत ब्रिलियंट एक्ट करेगी। किंजल अपना मेकओवर करवा लेती है, जिसके बाद दोनों शॉपिंग करके शाम को अपने एक्ट की रिहर्सल करते हैं, जिसमें किंजल को एक प्यारी सी लड़की का किरदार करना होता है। साथ ही उसका दोस्त ऋषभ भी होता है, जो इस एक्ट में गुंडे का रोल करता है। शाम को तीनों बैक स्टेज होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तुम दोनों को अपने सारे डायलॉग अच्छे से याद तो है ना? हाँ हाँ, मुझे तो सब याद है, अपना भी और ऋषभ का भी। हाँ मुझे भी याद है। अच्छा बेटा, तुझे उसका भी याद है? जब गुंडा बन के किडनैपिंग की रिहर्सल कर रहा है तो याद तो होगा ना। ओए पागल, क्यों मारी तू? सही तो बोल रही हूँ, पूछ ही तो रही हूँ बस। दोनों लड़ना बंद करोगे? नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारा ही है। मैं अभी आता हूँ ऊपर स्टोर रूम से कुछ लेकर। इतना बोलकर ऋषभ ऊपर स्टोर रूम में चला जाता है। यहाँ स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है और किंजल ऋषभ को कॉल करती है। ओए पागल, जल्दी नीचे आना, नाम भी अनाउंस हो गया है। अरे बस आ गया यार, लिफ्ट काम ही नहीं कर रही, इसलिए सीढ़ियों से ऋषभ ऋषभ क्या हुआ? ये कैसी आवाज इतनी जोर से, जैसे कि कुछ गिर गया। हेलो ऋषभ। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो रही है? यार मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, चल ऋषभ के पास। किंजल और प्रीति भागी भागी ऋषभ के पास जाती है तो देखती है कि ऋषभ को जीने से गिरने की वजह से काफी ज्यादा चोट आई है। दोनों जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करके बताते हैं कि ऋषभ के पैर में फ्रैक्चर आ गया है, जिस वजह से वो अब प्ले नहीं कर पाएगा। तभी उन्हें कॉलेज से कॉल आता है, जिसमें किंजल को ऋषभ की जगह लड़का बनकर परफॉर्म करने को कहा जाता है। और इसके बाद प्रीति ऋषभ के पास रुक जाती है और किंजल परफॉर्मेंस करने के लिए अपने कॉलेज वापस लौटती है। वहां जाकर वो तैयार होती है और उसे नकली मूछें भी लगानी पड़ती हैं। ऐसे में वो स्टेज पर अपने ग्रुप के साथ एक्ट को परफॉर्म करती है। है लड़की, ज्यादा नाटक करने की नहीं हो रही है। अपनी जान बचाना चाहती है ना, तो घर वालों को पैसे लाने के लिए बोल दे। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी अपने घर वालों को। जाओ, जो करना है कर लो। ठीक है, अब देख तू, अपन तेरे को खल्लास करके ही छोड़ेगा। कुछ ही देर के बाद प्ले खत्म हो जाता है और पर्दा गिर जाता है, जिस पर प्रीति वहां आकर उससे कहती है, यार तुझे तो पहचान ही नहीं पाई। यार वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऋषभ की बहुत चिंता हो रही है यार। मुझे कैसे भी उसके पास जाना है। तू पागल है क्या? तुझे पता है ना उसके घर पर लड़कियों का आना मना है। उसकी मम्मी कितनी खूसट है। ऐसा मत बोल यार, मैं जानती हूँ कि उनको मैं नहीं पसंद, पर ऋषभ के बगैर मैं नहीं रह सकती। अगर परफॉर्मेंस नहीं होता तो मैं उन्हीं के पास बैठती। मैं जानती हूँ तू उससे बहुत प्यार करती है और दूर भी नहीं रह सकती, लेकिन हम वहाँ जा भी तो नहीं सकते ना। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी, क्योंकि मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। इतना बोलकर किंजल अपने घर चली जाती है और रात भर ऋषभ से मिलने के बारे में सोचने लगती है। और सुबह होते होते उसे आइडिया मिल ही जाता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से लड़का बनकर वही नकली मूछें लगाकर ऋषभ के घर पहुंचती है। और सबसे पहले वो ऋषभ की मां ममता से मिलती है, जहां वो उनसे कहती है, आंटी जी नमस्ते, मैं रणवीर, ऋषभ का दोस्त हूँ। रणवीर? मुझे तो कभी नहीं बताया उसने। आंटी जी यहाँ नहीं रहता ना, राजस्थान से आया हूँ। मैं भी पहले अट्ठे ही रहता था। मारे को जैसे ही पता चला कि ऋषभ के चोट लगी से, मार से रहा को नहीं गया, मैं तुरंत आ गया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आजा अंदर, मैं शरबत लेके आती हूँ। इतना बोलकर ममता उसे ऋषभ के कमरे में ले जाती है और कहती है, अरे ऋषभ बेटा, ये देख कौन आया है, तेरा दोस्त रणवीर, बड़ी दूर से आया है। वहीं ऋषभ एक अजनबी चेहरे को देखकर सोचने लगता है और किंजल उसे आंखों से इशारे करके चुप करवा देती है। ऐसे में ऋषभ को कुछ समझ नहीं आता, मगर वो चुप ही रहता है। आंटी जी मैंने प्यास लग रही से, थोड़ा पानी मिलेगो? हाँ बेटा, अभी लाई। अरे भाई कौन हो तुम? मैं किसी रणबीर को नहीं जानता। ऋषभ मैं किंजल हूँ, तुमसे मिलने के लिए मुझे ऐसे आना पड़ा, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। ये देखो। किंजल तुम? पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। मेरा भी बहुत मन था तुमसे मिलने के लिए। थैंक्स मेरे पास आने के लिए। लगता है माँ आ रही है, जल्दी से अपनी मूछें लगाओ। ठीक है। किंजल जल्दी से अपनी नकली मूछ लगाती है और जल्दबाजी में उसकी आधी मूछें नहीं लग पाती, तो वो अपने आप को, अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर ममता आती है और बोलती है, अरे ये रणवीर की मूछ। अरे रणवीर, अपना मुंह क्यों छुपा रहा है? माँ उसे शर्म आ रही है, पहली बार घर में आया है,
आप हल्दी वाला दूध ले आओ, मुझे दर्द हो रहा है। इतना सुनकर ममता चली जाती है और ऋषभ किंजल के चेहरे पर उसकी मूछें सही से लगा देता है और फिर कहता है, किंजल, माँ को पता चल जाएगा, तुम प्लीज जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। माँ को पता लग गया तो तुम्हारे साथ मेरी भी चमड़ी उधेड़ देंगी। ठीक है यार, पर तुम्हारी मम्मी को लड़कियों से इतनी चिढ़ क्यों है? किंजल, मुझे माफ करना, आज तक तुम्हें कभी बताया नहीं। वो माँ ने मेरा कुछ साल पहले एक लड़की से रिश्ता तय किया था और एंड मोमेंट पर वो भाग गई, इसलिए माँ विश्वास नहीं करती लड़कियों पर। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई। खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी मम्मी कभी ना कभी तो किसी लड़की से तुम्हारी शादी करवाएगी ना। पता नहीं है किंजल, तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे माँ को मनाने के लिए। ममता दूध लेकर आती है और किंजल उसे नमस्ते करके वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। इसी तरह अक्सर किंजल ऋषभ से मिलने आती। ममता को भी रणवीर का आना जाना, उसका ख्याल रखना अच्छा लगता था। इसी बीच एक दिन ऋषभ ममता को किंजल की फोटो दिखाकर उसके बारे में बताता है और फिर बोलता है, माँ, ये लड़की बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती है और आपका बहुत ख्याल रखेगी। ये पहली वाली लड़की की तरह नहीं है। तुझे बोला था ना कि इन लड़कियों से दूर रहा कर, लेकिन तू तो मानता ही नहीं। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ढूंढी थी ना, इस बार अपने बेटे पर विश्वास करके देख लो। सच में माँ, वो बहुत अच्छी है। अपने बेटे की बात सुनकर वो उस लड़की को घर बुलाने को बोल देती है। ये बात सुनकर ऋषभ खुशी से फूला नहीं समाता। वो जैसे ही किंजल को ये खुशखबरी दे रहा होता है, तभी किंजल रणबीर बनके उससे मिलने चली आती है। कुछ ही देर के बाद ऋषभ उसे बता देता है कि उसे किंजल बनकर मिलने के लिए माँ ने बुलाया है और वो ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, जिससे वो वहीं पर ही नाचने लगती है। इसी बीच अचानक उसकी मूछें गिर जाती हैं और ये सब बाहर खड़ी हुई ममता देख लेती है और फिर कहती है, ऋषभ, ये वही लड़की है ना जिसकी फोटो तूने अभी दिखाई मुझे? इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ, फिर से लड़का बनकर मूछ लगाकर ये लड़की बनकर इस घर में घुस गया। नहीं माँ, ऐसी कोई धोखा देने वाली बात नहीं है। ये मेरा ख्याल रखने मुझे देखने के लिए आती है यहाँ। चुप कर, अब तुम मुझसे कुछ मत बोल। मैंने सब कुछ देख लिया अपनी आँखों से। आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऋषभ सही कह रहा है। मैं इसी को देखने के लिए यहाँ आती थी। आप लड़कियों को अपने घर में लाने से चिढ़ते हो, इसलिए मुझे मजबूरन ऋषभ से मिलने के लिए एक लड़का बनना पड़ा। मेरी बात से अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। मैं ऋषभ से बहुत प्यार करती हूँ। आपको जो फैसला लेना हो मुझे बता देना। अब मैं चलती हूँ। रुक जा, मेरी मूछों वाली बहू। बहू मतलब माँ ने अपना लिया? अरे सुनाई नहीं दिया क्या? तुझे ही बोल रही हूँ, मूछों वाली बहू। इतना कहकर किंजल रोते हुए अपनी होने वाली सास के गले लग जाती है और इस तरह ममता उन दोनों की शादी के लिए राजी हो जाती है। ऋषभ का पैर ठीक होने के कुछ ही महीनों बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।